सपनों का शहर, लेकिन इस सपनों के शहर की एक हकीकत यहाँ के चौल भी है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। इन्हीं चौल में शांता अपने पति धर्मा और अपनी दो बेटियों रेनू और मुन्नी के साथ रहती है। धर्मा को सिर्फ एक ही काम आता है और वो है शांता की कमाई के पैसों से शराब पीना और टांगे पसार कर सो जाना। शांता बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू कटका करके किसी तरह घर का खर्च चलाती और दोनों बेटियों को पढ़ाती लिखाती। एक बार की बात है, मानसून शुरू हो गया था। मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी। तभी शांता की दोनों बेटियां स्कूल से भीगते हुए घर आईं। अरे तुम लोग तो पूरी तरह भीग गए, थोड़ी देर कहीं रुक जाते। माँ, हमने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। हमें लगा ज्यादा देर हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगी। ये मुंबई की बारिश भी ना हम गरीबों के लिए मुसीबत ही लेकर आती है। माँ, तुमने पिछले साल कहा था कि हमें रेनकोट ला दोगी, अगर वो ला दो तो हम नहीं भीगेंगे। शांता ने अपनी बच्चियों को कह तो दिया था, लेकिन कर्मा की शराब और घर के खर्चों से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उनके लिए रेनकोट ला देती। पिछले साल भी दोनों की तबीयत बारिश में भीगने के कारण बहुत खराब हो गई थी। वो सोच ही रही थी कि इस बार अपनी बेटियों के लिए सेकंड हैंड ही रेनकोट कहीं से भी लाकर उसे देगी। तभी कर्मा हाथ में शराब की बोतल लेकर भीगते हुए अपने घर आया। शांता, अरे ओ शांता, कहाँ मर गई तू? मर जाती तो ही सही रहता, कम से कम तुमसे पीछा तो छूटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटियों की फिक्र नहीं है? मुझे तो है लेकिन आपको नहीं है। पूरा दिन शराब शराब शराब। कर्मा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी बुराई तो सुन लेता, लेकिन अगर कोई शराब की बुराई कर दे तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में शांता को एक थप्पड़ मार दिया। मुफ्तखोर औरत, तू क्या समझती है अपने आप को? है, मैंने कितनी बार कहा कि मेरी शराब को अगर एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शराब हमारा घर तोड़ रही है, आपको नहीं दिखता? चुप चुप कर, नहीं तो मार मार कर मुंह सुजा दूंगा तेरा। बात कर रही है। जब शांता की शादी हुई थी उस समय कर्मा कभी कभार पीता था, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, हर दिन पीने लगा। इस लत के कारण ही उसकी नौकरी भी चली गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसकी नौकरी गई तो शांता की कमाई शुरू हो गई थी। शांता की दोनों बेटियां भी अपने पिता के इस व्यवहार से हमेशा सहमी रहती थी। अगले दिन, सुनिए जी, मानसून जोर पर है, हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूँ? बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगी क्या? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती क्यों है? चल फुट यहाँ से। और हाँ, जाते जाते कुछ रुपए देती जाना। रुपयों की बात सुनकर शांता को गुस्सा आ गया। रुपए? रुपए क्यों चाहिए? मेरे लिए ताजमहल बनवाना है, ताजमहल। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वो राशन के लिए हैं। देख नहीं रहे सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रहे हो। अगर यूं ही होती रहेगी तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। शांता की बात सुनकर कर्मा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इस समय गुस्सा दिखाएगा तो वो गुस्सा उस पर भारी पड़ जाएगा और शांता उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि शांता, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मुझे पता है। ना तो तुम्हारी फिक्र है मुझे और ना ही अपने बच्चों की। देखो ना। कर्मा के अचानक से बदले इस व्यवहार से शांता सख्ते में आ गई और वो सोचने लगी कि ये इनको अचानक क्या हो गया है। आपको पता है, रेनू मुन्नी के पास रेनकोट भी नहीं है। वो बेचारी हर दिन भीगते हुए स्कूल से घर आती। शांता, भगवान के लिए ये सब बातें मुझे बोलो। मैं जानता हूँ कि मेरी शराब की लत के कारण तुम लोगों को ये सब मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। सच में। सच? तुम्हारे सर की कसम। कर्मा ने वैसे तो ये वादा कई बार किया था लेकिन निभाया नहीं। फिर भी शांता ने सोचा, चलो एक मौका उसे और दे देती हूँ। फिर वो काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख कर्मा ने कहा कि सुनो, तुमने कहा कुछ पैसे है तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और रेनू और मुन्नी के लिए रेनकोट लेता हूँ, ठीक है ना? उसकी बात सुनकर शांता सोच में पड़ गई। उसके मन में आया कि कहीं इन्हें पैसे दे दूं और ये उसे शराब में उड़ा दें तो फिर क्या होगा। वो ये सोच ही रही थी कि कर्मा ने कहा, क्या हुआ शांता, क्या सोचने लगी? मुझे पैसे देने में डर लग रहा है ना? यही तो दिक्कत है, तुम मुझे सुधारना भी चाहती हो लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहती। छोड़ो, रहने दो। शांता एक बार फिर से कर्मा की बातों में आ गई और राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। फिर वो काम पर चली गई। बढ़िया है, घर का राशन लाने वाली। अरे भूखे पेट तो रहा जा सकता है लेकिन दारू के बिना ना, बिल्कुल नहीं। उस दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन बचा था शांता ने बना लिया था। अब वो कर्मा के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बजे कर्मा लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा।
उसकी हालत देखकर ही शांता समझ गई कि ये आज फिर से पी कर आया है। उसने गुस्से में उससे पूछा, राशन कहाँ है? इनके रेनकोट कहाँ है? चल आगे से, बढ़िया हिसाब किताब लेने वाली। देख थप्पड़ में सारा गणित बिगाड़ दूंगा तेरा, मैं बता रहा हूँ, बात मत कर मेरे से। कर्मा हर दिन की तरह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण शांता के चौल की छत से पानी टपकने लगा। ये देखकर उसकी बेटी रेणु एक बर्तन ले आई और जमीन पर रख दिया, लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्चे की तरह हो गई थी। वो बरसती जा रही थी, बरसती जा रही थी। 2 दिन इसी तरह बीत गए। इधर घर में एक दाना भी खाने को नहीं था। दोनों बच्चियां भूख से बिलख रही थी, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती, किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि पूरी बस्ती पानी पानी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर से इन्होंने विश्वास तोड़ दिया मेरा। मेरी दोनों बेटियां भूख से बिलख रही हैं और ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार बारिश के कारण अब तो चौल के घरों में भी पानी घुस रहा था। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिए थे। बारिश का ये पानी अब तो लोगों की जान का दुश्मन बन गया था। शांता के चौल में भी पानी पूरी तरह घुस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। उसने कर्मा को जगाने की कोशिश की। वो जागता तो जरूर, लेकिन अपने पास रखी बोतल की शराब के 2 घूंट मारता और फिर लेट जाता। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। रेणु और मुन्नी को अब डर लगने लगा था। पूरी बस्ती से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। माँ, क्या हम लोग इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम लोग मर जाएंगे क्या? उनकी बातों को सुनकर शांता को रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। हिम्मत से काम लेकर सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बारिश कहाँ हमारी बात सुनती है। वो तो अपनी रफ्तार में हो रही थी और आज तो पानी छतों तक भर गया था। लेकिन इस बीच कर्मा का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वे लोग बहुत मुसीबत में हैं। शांता, ये इतना पानी कहाँ से आ गया? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। इस बीच पानी और भी बढ़ता जा रहा था। शांता ने अपनी दोनों बेटियों को झट से अपने कांधे पर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ कर्मा के चेहरे पर भी था और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने कांधे पर उठा लिया और शांता से कहा, तू इनकी फिक्र मत कर शांता, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, तू चिंता मत कर। तभी शांता की नजर एक ट्यूब पर गई जो पानी में तैर रही थी। वो उसी का सहारा लेकर पानी में उतर गई और मदद की चाह में निकल पड़ी। 2 दिन की भूखी प्यासी शांता किसी तरह तैरती रही। कुछ घंटों बाद उसे बचाव करके लोग दिखे। उन लोगों ने भी शांता को देखा। उन्होंने अपनी नाव में उसे बिठा लिया। मेरी बच्ची, मेरे पति, मेरी चौल के कई सारे लोग डूब गए। आप जल्दी से चलिए, उन्हें बचा लीजिए। बचाव दलों का दस्ता शांता की चौल की ओर निकल पड़ा। तय समय पर बचाव दल के पहुंचने के कारण बहुत लोगों की जान बच गई। हालांकि कई लोग इसमें डूबकर अपनी जान भी गंवा बैठे। बचाव दल वाले उन्हें लेकर शरणार्थी शिविर में आ गए। वहां उन लोगों को खाना पीना दिया गया। 2 दिन की भूखी शांता और उनकी बच्चियों ने रोटी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार कर्मा को भी भूख का एहसास हुआ था। इस बार की बारिश एक बहुत बड़ा सबक उसके लिए लेकर आई थी और शांता के परिवार के लिए दुख के बाद एक सुख का एहसास भी। इस घटना के बाद कर्मा ने शराब छोड़ दी। आज शांता और कर्मा पाव भाजी का ठेला लगाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। सोनपुर गांव के मुखिया राम प्रकाश अपने बेटे श्याम से बहुत परेशान रहते थे। श्याम अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था। बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। राम प्रकाश को इसी बात की चिंता रहती थी कि श्याम पर कभी गांव को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर राम प्रकाश श्याम से बोला, श्याम, तू कब तक इस तरह निठल्ला बनकर घूमता रहेगा? तेरी उम्र के बच्चे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं या फिर अपने पिता के साथ गांव की पंचायत में बैठते हैं। पर तुझे मैं कह कह कर थक गया, तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे तो कान में जू तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है,
अब तुम गांव में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, अकेला लड़का कहाँ कहाँ भटकेगा। माँ मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं पतंग उड़ाने बबलू के घर जा रहा हूँ। खबरदार जो पतंग उड़ाने गए, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। राम प्रकाश ने जबरदस्ती श्याम को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो एक जिम्मेदार इंसान बनकर आ सके। श्याम काम की तलाश में निकल तो पड़ा पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। चलते चलते श्याम एक जंगल में पहुंचा। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज समाधि में बैठे दिखाई दिए। श्याम ने देखा एक काला नाग साधु बाबा को डसने वाला है। श्याम ने कुछ भी देरी न करते हुए झट से नाग को उठाया और एक और फेंक दिया। शोर से साधु बाबा की समाधि टूट गई। उन्होंने नाग को झाड़ियों में भागते देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। बाबा आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है, ये तो बांस से बनी हुई है। बेटा ये बांस की कुटिया मैंने स्वयं बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल रह सकते हो। श्याम उन साधु बाबा के साथ ही रहने लगा। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। वहाँ पर श्याम ने बांस से घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा श्याम से बोले, श्याम बेटा अब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हारा भी अपने गांव लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर बाबा मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया बेटा, तुमने बांस के घर बनाने सीखे हैं, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाना और वहाँ पर तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस यही तुम्हारा काम है। एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। श्याम साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगवाकर पूरे गांव में बांस के घर बनाने शुरू कर देता है। पता नहीं इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने भेजा था, पर ये तो बांस के घर बनाने में लग गया है। देखने में घर कितने सुंदर और मजबूत हैं। पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा? है गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी जमीन जायदाद है और ये फिजूल की मेहनत कर रहा है। श्याम कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना लेता है। मॉनसून आ चुका था और सोनपुर गांव में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे सोनपुर गांव के पास वाली नदी में पानी का स्तर ऊपर तक आ गया, जिस कारण सोनपुर गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। सोनपुर के साथ साथ आसपास के बहुत से गाँव बाढ़ में डूब रहे थे। सोनपुर गाँव के लोग हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें गाँव में बने बांस के घर दिखाई दिए, जो काफी ऊंचे बने हुए थे और उन बांस के घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरे गांव ने बाढ़ से बचने के लिए श्याम के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली। राम प्रकाश भी अपने बेटे श्याम और अपनी पत्नी के साथ उसी बांस के घर में शरण लेता है। बाबू मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर ये बांस के घर बहुत काम आएंगे और आज हमारा पूरा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गया है। गाँव में एक एक घर बाढ़ में डूब गया है, पर ये बांस के बने घर नहीं डूबे। हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। हाँ श्याम बेटा, तूने तो सचमुच अपने गांव के लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। कई दिनों तक गांव के लोग आराम से बांस के बने घर में रहते रहे। फिर सब कुछ ठीक हो गया। गांव वालों ने श्याम की बहुत तारीफ की। आसपास के गांव वालों ने जब इस बात को सुना तो वो भी बांस के बने घर देखने के लिए आने लगे। राम प्रकाश जी, आपका बेटा तो बहुत होनहार है। ये बांस के घर बनाकर उसने सचमुच आपके गांव को सुरक्षित कर दिया। हम चाहते हैं श्याम हमारे गांव में भी ऐसे ही बांस के घर बना दे, ताकि बाढ़ आने पर हमारे गांव वाले भी सुरक्षित रहें। जितनी भी लागत लगेगी वो तुम ले लेना श्याम बेटा, पर हम सबके गांव में तुम ऐसे ही बांस के घर बनाने का काम शुरू करवा दो। ठीक है, मैं कल से ही और लोग अपने साथ मदद के लिए ले लेता हूँ और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सभी गांव में बांस के घर बनवा दूंगा। भला हो उन साधु बाबा का जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रहे हो। हमारे श्याम ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। श्याम के द्वारा बनाए बांस के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। बहुत से गांव के मुखिया अपने गांव में बांस के घर बनवाने लगे। धीरे धीरे श्याम का बांस के घर बनाने का काम एक व्यापार में बदल गया और उसने इस काम में बहुत तरक्की की।
श्याम ने मनी मन उन साधु बाबा को धन्यवाद दिया जिनके कारण उसे ये सफलता मिली थी। कि गोपालगंज में रामदीन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। परिवार में उसकी पत्नी मंगला और बेटी निशा थी। मंगला, कुछ खाने को दे दे, फिर मैं जाकर देखूं, शायद कोई मजदूरी का काम मिल जाए। तेरा यूं भूखा रहना भी होने वाले बच्चे के लिए गलत है, इसलिए अब मुझे रोजाना कड़ी मेहनत मजदूरी करनी ही होगी। अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, तुम दोनों के साथ थोड़ा बहुत खा तो लेती हूँ। ये देखो, आधी चाय तुम्हारी आधी चाय मेरी। ये थोड़ी सी भुजिया रखी है, चाय के साथ खा लो। माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, फिर तू खा लेना। मंगला, आटा कहाँ है जो तू रोटी बनाएगी? एक रोटी का रखा हुआ है जी, वही खिला दूंगी। आप चिंता मत करो, आप काम ढूंढने जाओ। क्या करूँ, क्या खिलाऊंगा मंगला और निशा को? मंगला का भी पूरा टाइम है, वो बेचारी कुछ नहीं कहती। रामदीन बाजार में मजदूरी का काम ढूंढने निकलता है। वो एक दो दुकानों पर काम मांगता है। एक गोदाम में उसे बोरियां ढोने का काम मिल जाता है, पर गोदाम दुकान से कुछ दूरी पर था। देखो, ये दुकान का लड़का तुम्हें गोदाम पर ले जाएगा। हाँ, तुम्हें गोदाम की बोरियां यहाँ दुकान पर लाकर लगानी है, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊंगा। रामदीन पूरा दिन गोदाम की बोरियां पीठ पर लाद कर सेठ की दुकान में उतारता रहा। अरे कितनी बोरियां रह गई हैं भाई, दुकान बंद करने का समय हो रहा है। सेठ जी, बस 4 बोरी और बाकी है। रामदीन सारी बोरियां दुकान पर रख देता है। सेठ रामदीन को बदले में 300 रुपए देता है। उन रुपयों से रामदीन कुछ खाने का खरीदता है और घर जाता है। मंगला, ये थोड़ा राशन ले आया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। मंगला उस दिन फिर दाल चावल बनाती है, जिसे देखकर निशा बहुत खुश होती है। माँ, आज आपने खाने में दाल चावल बनाए हैं, मुझे ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। ये ले, फिर थोड़ी और दाल ले ले बिटिया। मंगला, ये आज तो काम मिल गया, पर आगे कैसे गुजारा होगा? मानसून भी अपने उफान पर है और गोपालगंज का तो तुम्हें पता ही है, कब बाढ़ का कहर हम गरीबों पर टूट जाए कौन जाने। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त निकट आ रहा है, बस गोपालगंज में सब कुछ ठीक रहे। रामदीन इसी चिंता में था कि मॉनसून आ गया है, कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन मंगला, मैं देखता हूँ पड़ोस के विजेंद्र भैया बता रहे थे कि एक इमारत की मरम्मत के लिए किसी को मजदूर चाहिए। पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? अरे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, पास ही में जा रहा हूँ। रामदीन एक पन्नी ओढ़कर बारिश में काम ढूंढने निकलता है। अचानक बारिश बहुत तेज होने लगती है। वो एक चाय की छोटी दुकान के नीचे खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। चाय की दुकान पर कुछ ग्राहक भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। चाय वाले की दुकान पर एक रेडियो चल रहा था, जिस पर गोपालगंज की खबरें आ रही थी। बता दें कि गोपालगंज जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी डिस्चार्ज किए जाने से गंडक नदी का पानी तेजी से गांव में प्रवेश कर रहा है। मांझावा सदर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाढ़ का पानी तेजी से गांव में आ रहा है, मुझे घर जाना होगा। अरे ये पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। रामदीन खबर को सुनकर घबरा जाता है और तेजी से घर की ओर भागता है। रामदीन के घर में पानी भर चुका होता है। आसपास के लोग जल्दी जल्दी घरों को खाली करके भाग रहे होते हैं। आप आ गए, ये देखो पूरे घर में पानी भरता ही जा रहा है। बापू, मुझे डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा मंगला। निशा को मैं कंधे पर बैठा लेता हूँ, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सुनो जी, लगता है मेरा बच्चा होने का वक्त आ रहा है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है जी, घबराहट से लगता है बच्चा नीचे आ रहा है। प्रभु, क्या करूँ? विजेंद्र भैया को बुला कर लाता हूँ। अब विजेंद्र भैया। रामदीन, जल्दी से जरूरी सामान बांध ले, निकलना है वरना कोई नहीं बचेगा, सब बाढ़ में बह जाएंगे। विजेंद्र भैया, मंगला को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है, वो चल भी नहीं पा रही है। अरे बेचारी को इस मुसीबत में ये बड़ी परेशानी होनी थी। जल्दी चलो जी। एक काम कर, ये खाट पर भाभी को लेटा, फिर इसी पर ले जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है अब। रामदीन निशा को अपने कंधे पर बिठा लेता है। विजेंद्र और उसकी पत्नी भी बहुत नेक दिल थे। विजेंद्र की पत्नी अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। विजेंद्र रामदीन के साथ मंगला को खटिया पर लेटाकर उठाने में मदद करता है। सुनो जी, निशा के बापू,
मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कुछ करो जी। बाहर का पानी बढ़ता ही जा रहा है विजेंद्र भैया। अरे हिम्मत मत हार रामदीन, भगवान सब ठीक करेंगे। लोग पानी के बहाव से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आज पता नहीं एक गरीब पर बाढ़ का कहर आया हुआ था, मानो सब कुछ ले डूबेगा। मंगला की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब एक ही उपाय है रामदीन, भाभी को किसी नाव में सहारा दिलवाना होगा। कोई नाव में लिटाने की मदद कर दे बस। अरे भैया भैया भैया, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है, अपनी नाव में जगह दे दो भैया। भाई हम खुद 5 लोग हैं, हमारी नाव इतना वजन नहीं संभाल पाएगी भाई। रामदीन बहुत लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है। मंगला की तबीयत बिगड़ने लगती है। मंगला हिम्मत रख विजेंद्र भैया, मेरी मंगला को कुछ हो गया तो मैं। हिम्मत मत हारो भैया, वो सामने शायद बचाव कर्मी नाव लेकर खड़े हैं। जल्दी से उन लोगों को मदद दो, शायद वो लेडी प्रेग्नेंट है। जल्दी। रेस्क्यू टीम जल्दी से रामदीन के पास पहुंचती है और नाव में मंगला को लिटाया जाता है। मुश्किल के वक्त मजबूरी में मंगला नाव में ही एक बेटे को जन्म देती है। सब लोगों की मदद से मंगला की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी मंगला और उसके बच्चे के साथ सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपने हमारी मदद की। ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। रामदीन विजेंद्र और उसकी पत्नी को भी धन्यवाद करता है। विजेंद्र भैया, भाभी जी, आज आप दोनों ने भी हमारी बहुत सहायता की है। अरे भाई कहता है, फिर ये धन्यवाद किस लिए? आजा भाई के गले लग जा, आज एक बेटे का भी बाप बन गया है तू। मेरा छोटा भैया आया है बापू। हाँ हाँ बेटिया, ये देख तेरा छोटा भाई आया है। मंगला, अब तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, और अब हम कहाँ रहेंगे? सब कुछ इस बाढ़ में तबाह हो गया। ये बाढ़ की परेशानी मंगला गोपालगंज के साथ साथ हर आसपास के गांव में हर मानसून में होती है, पर हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीब पर बाढ़ का कहर जब आता है अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है, पर कहते हैं ना, जब कभी कोई संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाते हैं। जैसे ये बचाव कर्मी आए। इस बुरे समय में सबने एक दूसरे की सहायता की और कुछ समय बाद फिर से जिंदगी ने अपनी नई सुबह देख ली। ये कहानी बुधिया की है, जो बहुत गरीब था। गांव के सेठ किशोरीलाल के यहाँ मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे उसे मिलते थे, उनसे घर का खर्च चला पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। बुधिया के परिवार में उसकी पत्नी काशी और 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन जब बुधिया काम से थका हारा घर लौटा तो काशी ने उससे कहा, आ गया, बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। काशी बुधिया को पानी लाकर देती है। बुधिया पानी पीकर कुछ सोचने लगता है। वो बहुत उदास दिख रहा था। ये देखकर काशी ने उससे कहा, क्या हुआ जी, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? काशी, तुम तो सब जानती ही हो, मालिक के पास पैसा तो बहुत है लेकिन दिल में दया नहीं है। मैंने कहा उनसे कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, लेकिन पता है मालिक ने क्या जवाब दिया? क्या कहा उन्होंने? बोले, तेरे बीवी बच्चों का मैंने ठेका नहीं ले रखा, भूखे मरते हैं तो मर जाएं, पैसे तो तभी मिलेंगे जब महीना पूरा हो जाएगा। एक तो वैसे ही इतने कम पैसे मिलते हैं, पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद ऊपर से मालिक का ये बर्ताव अब झेला नहीं जाता। काशी, वो चौराहे पर जो मंदिर है ना, वहाँ आज भंडारा करवाया था किसी ने, तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ चली गई थी। बच्चों ने अच्छे से खा लिया है। मैं आपके लिए भी खाना लेकर आई हूँ। नहीं काशी, मुझे पता है घर में राशन का एक दाना भी नहीं है, ये खाना बच्चों के लिए रख दो तुम। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, इतनी मेहनत करते हो, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे संभालोगे सब कुछ? ये कहकर काशी रोने लगती है। बुधिया उसे संभालता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। बुधिया बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बदले उसका सेठ किशोरीलाल ना तो उसे वाजिब तनख्वाह देता था और ना ही बुधिया की गरीबी पर उसे तरस आता था। बुधिया कई दिनों तक भूखा रहकर काम करता था। इसी वजह से एक दिन वो काम करते हुए बेहोश हो गया। ये देखकर किशोरीलाल भड़क गया और बोला,
अरे देखो तो जरा, हैं क्या हो गया इस कामचोर को? अरे बिरजू, जरा नबज तो देख इस मनहूस की। मेरे आंगन में मर गया तो आफत हो जाएगी। बिरजू बुधिया की नब्ज देखता है और फिर किशोरी लाल से कहता है, मालिक नबज तो चल रही है इसकी, लगता है बेहोश हो गया है। अच्छा, कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? जरा पानी उड़ेलो इसके मुंह पे। बिरजू बुधिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। बुधिया को होश आ जाता है, लेकिन उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो उठा और किशोरी लाल से बोला, मालिक माफ कर दीजिए मालिक, पता ही नहीं चला कब आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाँ हाँ, काम के समय तेरी आंखें क्यों खुली रहेंगी? सुन ध्यान से, आज कई खेतों का अनाज घर पहुंच रहा है, उसे गोदाम में रख दे और रात में उसकी रखवाली भी करनी है तुझे, समझा? लेकिन मालिक मेरे बच्चे, मेरी बीबी। हाँ तो एक दिन घर नहीं जाएगा तो क्या सांसें रुक जाएंगी उनकी? साफ साफ सुन ले, एक दाना भी कम हुआ ना मेरे अनाज से तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर किशोरी लाल वहाँ से चला जाता है। बुधिया ने किसी तरह धीरे धीरे अनाज की सारी बोरियां गोदाम में उठाकर रख दी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश को बढ़ता देख बुधिया को अनाज के गीला होने की चिंता हुई। उसने मन में सोचा, भगवान, ये बारिश भी आज ही होनी थी। अगर गोदाम में पानी चला गया तो क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे गोदाम के आसपास बारिश का पानी जमा होने लगा। जब बुधिया को कुछ नहीं सूझा तो उसने कई खाली बोरियां उठाई और उन्हें गोदाम के गेट पर लगा दिया और उन बोरियों को रोके रखने के लिए खुद उनके आगे लेट गया। वो रात भर पानी में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी गोदाम में थोड़ा बहुत पानी चला ही गया। अगले दिन किशोरी लाल ने जब गोदाम खोला तो अनाज की 1-2 बोरियां पानी से गीली थी। ये देखकर किशोरी लाल गुस्से से लाल हो गया। उसने बुधिया से कहा, अरे मुझे तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। एक नंबर का आलसी है तू। क्या कर रहा था रात भर? मेरा अनाज गीला कैसे हो गया? मालिक, वो मैंने बहुत कोशिश की पर बारिश बहुत तेज थी मालिक। मुझे सब पता है कितनी तेज बारिश थी। इससे तेज तो तेरा दिमाग चलता है, लेकिन हाथ पैर नहीं चलते तेरे। मेरे सामने से चला जा, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि। बुधिया उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसी दिन शाम को तेज बारिश फिर से शुरू हो गई। इस बार बारिश कई दिनों तक होती रही। तेज बारिश की वजह से पूरे गांव में बाढ़ आ गई। किशोरी लाल खड़ूस होने के साथ साथ एक नंबर का लालची भी था। लगातार हो रही बारिश को देखकर उसे गोदाम में रखे अपने अनाज की चिंता होने लगी। उसके सारे नौकर बारिश की वजह से काम पर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो खुद ही गोदाम पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उसने किशोरी लाल के होश उड़ा दिए। बारिश का पानी गोदाम के अंदर भर चुका था। ये देखकर किशोरी लाल रोते हुए बोला, अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया रे? अरे कोई तो मदद करो। अरे मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। किशोरी लाल अब कुछ नहीं कर सकता था। उल्टा वो खुद भी बाढ़ के पानी में फंस गया था। उधर बुधिया की झोपड़ी भी पानी में बह चुकी थी। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ पानी में तैरता हुआ कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था कि तभी अचानक उसे रेस्क्यू टीम की एक नाव दिखाई दी। अरे मालिक बचा लो, हम यहाँ हैं, बचा लो मालिक। रेस्क्यू टीम बुधिया के परिवार को बचा लेती है और सुरक्षा कैंप की तरफ ले जाने लगती है। तभी बुधिया को दूर से किशोरी लाल का गोदाम नजर आता है। उसे किशोरी लाल की हल्की सी झलक भी दिखाई देती है। वो रेस्क्यू टीम के जवानों से कहता है, मालिक, मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनती और है आपसे। वो दूर जो गोदाम दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने मालिक को वहाँ देखा। उन्हें बचा लीजिए मालिक। रेस्क्यू टीम बुधिया की बात मानकर नाव को गोदाम के पास ले जाती है। किशोरी लाल पानी में डूबने ही वाला था कि तभी उसे बुधिया की आवाज सुनाई देती है, मालिक, मालिक कहाँ हो आप? मालिक। बुधिया, बुधिया। बुधिया किशोरी लाल को देख लेता है और फिर रेस्क्यू टीम की मदद से उसे बचा लेता है। फिर सभी लोग सुरक्षा कैंप पहुंचते हैं। सभी लोग सही सलामत थे। किशोरी लाल बहुत ही शर्मिंदा था। उसने हाथ जोड़कर बुधिया से कहा, मुझे माफ कर दे बुधिया, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। तेरे साथ बहुत गलत किया मैंने रे, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई। किशोरी लाल रोने लगता है। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए।
सब कुछ करने वाला भगवान ही है। सच तो ये है कि अगर आप काम न देते तो मैं और मेरा परिवार बहुत पहले ही भूख से मर जाता। बुधिया की बात सुनकर किशोरीलाल और शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद जब हालात सुधरे तो किशोरीलाल ने बुधिया की बड़ी मदद की। उसे रहने के लिए कमरा दिया और काम के बदले अच्छे पैसे भी देने लगा। किशोरीलाल अब बदल गया था। उस बारिश ने भले ही बहुत कुछ तबाह किया था, लेकिन साथ ही किशोरीलाल को एक अच्छा इंसान भी बना दिया था। जी बीबी जी, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आ जाऊंगी। 2 बूंद बारिश आती नहीं, तुम लोग बहाने ढूंढने लगते हो। अगर आधे घंटे में तुम काम पर नहीं आई तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन, मालकिन सुनिए तो। मालकिन, हेलो हेलो। अब क्या करूं? पिंकी के पापा भी घर पर नहीं है। मुझे इसे साथ ही काम पर ले जाना पड़ेगा। माँ, सड़क पर तो बहुत बारिश है, हम भीग जाएंगे। पिंकी बेटा, मैं तुझे घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। एक काम कर, तू ये पन्नी ओढ़ ले, इससे तू गीली नहीं होगी। माँ, मेरी चप्पल पैर से उतर गई, पानी में बह गई। पिंकी की चप्पल सड़क में भरे पानी में बह जाती है। जैसे तैसे पार्वती अपनी बेटी पिंकी को लेकर मालकिन के घर पहुंचती है। उनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और पिंकी भी ठंड से कांप रही थी। मालकिन पार्वती पर चिल्लाने लगी है। आधा घंटा बोला था और तूने आने में 1.5 घंटा लगा दिया। कहाँ रह गई थी? अब तक सारा काम पड़ा हुआ है। घर की हालत देख। पता नहीं, तनख्वाह लेने के टाइम पर तो तुम लोग ठीक हो जाती हो और आगे पीछे जरा सा मौसम खराब हो जाए तो तुम्हारे बहाने बनने लगते हैं। और ये क्या, सारे घर को अपने मैले कुचैले कपड़ों से और गंदा कर दोगी? और इसको क्यों ले आई? मालकिन, इसके पापा काम पर गए हुए थे, इसको अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसी वजह से साथ में लाना पड़ा। ये एक तरफ होकर बैठ जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। पिंकी बेटा, तुम वहाँ सामने फर्श पर बैठ जाओ। पिंकी गीले कपड़ों में फर्श पर बैठ जाती है। उसे ठंड लग रही थी। इतनी देर में मालकिन का बेटा बंटी हॉल का एसी खोल देता है और टीवी चलाकर बैठ जाता है। मम्मी, गरम गरम पनीर और आलू के पकौड़े खाने हैं। इस बारिश के मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं। बंटी बेटा, एसी बंद कर दो। देखो उस बच्ची को ठंड लग रही है। पापा, बहुत गर्मी है और मैं पकौड़े खा रहा हूँ तो मुझे और गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं साहब। पिंकी बेटा, जाकर वहाँ गैलरी में बैठ जा। सुमन, आज इतनी तेज बारिश थी फिर भी तुमने पार्वती को जबरदस्ती काम से निकालने की धमकी देकर बुला लिया। ये गलत है सुमन। किसी के गरीब होने का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। बंटी के पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। पार्वती काम में लग जाती है। अरे मैं तो भूल ही गया मम्मी, मुझे ड्राइंग शीट का काम पूरा करना था और ड्राइंग शीट खत्म हो गई। पापा तो अंदर रूम में अपना काम कर रहे हैं। अब इतनी बारिश में मैं शीट्स कैसे लेने जाऊँ? रुक, मैं पिंकी को भेजकर मंगवाती हूँ। पिंकी सुन, ये ले पैसे और पड़ोस की दुकान से ये वाली ड्राइंग शीट खरीद कर ले आ। पर आंटी, बाहर सड़क पर बहुत तेज बारिश हो रही है और पानी भी भरा हुआ है। मेरी चप्पल सुबह आते हुए पानी में बह गई। मैं नंगे पैर कैसे जाऊंगी? मालकिन पिंकी को जबरदस्ती नंगे पैर बिना चप्पल के बारिश में ड्राइंग शीट लेने भेज देती है। बेचारी डरते डरते बारिश में जाती है। इतनी देर में बंटी का दोस्त निखिल, जो पड़ोस में ही रहता था, वो छत से बंटी को आवाज लगाता है। बंटी, जल्दी से छत पर आजा, बारिश में खूब मजे करेंगे। ठीक है, आता हूँ। मम्मी, मैं छत पर निखिल के साथ बारिश में खेलने जा रहा हूँ। उधर पिंकी बेचारी नंगे पैर बारिश में भीगती हुई ड्राइंग शीट खरीद कर ला रही थी। अचानक पिंकी के पैर में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचती है। इतनी देर में कोई भी गीला नहीं होने दिया। इसे बहुत संभाल कर रखा। बंटी भैया को स्कूल का काम करना है ना। बंटी भी बारिश में खेलकर छत से नीचे आ जाता है। पिंकी की भोली बातों को सुनकर सुमन बहुत शर्मिंदा होती है और सचमुच पिंकी ने अपनी चोट की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस ये चिंता थी कि बेटी की ड्राइंग शीट खराब ना हो। पार्वती, तुम लोग को मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। सुमन पिंकी की चोट पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है। पार्वती, रसोई में जाकर पिंकी के लिए एक गिलास हल्दी वाला दूध गर्म करके ले आओ। ये ठंड से कांप रही है और इसे चोट में भी आराम मिलेगा। सुमन, पार्वती और पिंकी गरीब जरूर हैं, पर मन से कितनी ईमानदार है। आज तुमने देखा। मालकिन, सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। घर जाकर पिंकी थोड़ी देर आराम कर लेगी। पार्वती रुको, सुनो, आप पार्वती को और पिंकी को अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ दो। पिंकी, तुम ये मेरी चप्पल पहन लो।
सचमुच एक गरीब के लिए बारिश एक कहर बनकर आती है, ये सही है। इसलिए हर अमीर को गरीब की परेशानी जरूर समझनी चाहिए। बारिश का मौसम तो आगे भी रहने वाला था। इसके लिए सुमन पार्वती के लिए एक नया छाता और साथ ही साथ पिंकी के लिए नई चप्पल और कुछ कपड़े भी खरीद कर लाती है, जिसे देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। सुमन ने भी अब पार्वती को बारिश के दिनों में देर से आने के लिए गुस्सा करना छोड़ दिया था। अब वो गरीब की परेशानी को समझने लगी। अब्बू, मैं स्कूल जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। जाओ बेटी, खूब मन लगा कर पढ़ो। अल्लाह हाफिज। शिफा, ओ शिफा, अरे रुक तो जा जरा। ये ले तेरे खाने का डिब्बा, आज फिर भूले जा रही थी। ओ शुक्रिया मेरी अम्मी, अच्छा हुआ जो आपने याद दिला दिया, वरना कल की तरह फिर से भूखे रहना पड़ता मुझे। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज अम्मी। इतना कहकर शिफा अपने स्कूल चली जाती है। शिफा के अब्बू उस्मान एक गरीब किसान थे, हालांकि वो बहुत ईमानदार थे, इतने कि उसकी ईमानदारी का पूरे गांव में चर्चा था। गरीब होने के बावजूद उन्होंने हमेशा शिफा को पढ़ाया लिखाया। शिफा भी एक होशियार लड़की थी। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हर साल सबसे अच्छे नंबर लाकर पास होती थी। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो। कल सभी बच्चों को अपने अपने घर से किसी न किसी बड़े को लेकर आना है। माता पिता आ सके तो सबसे बढ़िया। कल तुम लोगों का रिजल्ट बताया जाएगा, ठीक है? अगले दिन शिफा अपने अब्बू को साथ लेकर स्कूल जाती है और फिर कक्षा 8 में टॉप किया है शिफा ने। शाबाश बेटा, आगे आओ। शिफा स्टेज पर जाती है। हमें वाकई शिफा जैसे बच्चों की जरूरत है। ये हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस होनहार बच्ची के पिता उस्मान भाई को। शिफा की इस कामयाबी के पीछे इनकी कितनी मेहनत है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर उस्मान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। साथ ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद, ज़ैनब भाई, दिल खुश कर दिया बिटिया ने। हमारी बिटिया है ही इतनी अच्छी, अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए हमारी बच्ची को। पता है ज़ैनब, अब तक गांव भर में मुझे सब मेरे नाम से जानते थे, लेकिन अब जब शिफा की वजह से मेरी पहचान होती है ना, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अब तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि हमारी शिफा का हर ख्वाब पूरा हो और बड़ी होकर वो जो बनना चाहती है वो बन सके। आमीन। आप देखिएगा, ऐसा जरूर होगा। वक्त अपनी रफ्तार से बीत रहा था और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्कूल से घर लौटते हुए शिफा को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में शिफा ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी। ये हादसा सिर्फ शिफा पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर कहर बनकर टूटा था। शिफा से जुड़े उसके अब्बू और अम्मी के सपने भी टूट गए थे और खुद शिफा भी पूरी तरह से टूट गई थी। अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गई। अब मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी, मैं किसी लायक नहीं रही। अब्बू। नहीं मेरी बच्ची, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। इस बात का शुक्र करो कि इतने खतरनाक हादसे के बाद भी तुम हमारे साथ हो। नहीं अब्बू, अब मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब है जब कुछ देख ही नहीं सकती, तो जीकर क्या करूंगी मैं। वक्त बीत रहा था और शिफा वक्त के साथ और भी ज्यादा नाउम्मीद होती जा रही थी। वो खुद पर से भरोसा पूरी तरह से खो चुकी थी। दूसरी तरफ शिफा के इलाज पर खर्च की वजह से घर की माली हालत भी पहले से बदतर हो गई थी। उस्मान ने खेती बाड़ी के साथ साथ शहर जाकर मजदूरी करना भी शुरू कर दिया और फिर एक दिन शहर से घर लौटते हुए, अरे ये किसका बैग है? अब खोल कर देखता हूँ, शायद जिसका है ये उसकी कोई पहचान मिल जाए। उस्मान उस बैग को उठाकर खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उस बैग के अंदर सोने चांदी के ढेर सारे गहने भरे हुए थे। या खुदा, कितनी मेहनत से ये सब जोड़ा होगा किसी ने, पर इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं जिससे इसके मालिक के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन जो भी हो, मुझे उसे ढूंढना ही होगा जिसका ये बैग है। कितना परेशान होगा वो। इतना सारा सोना और चांदी उस्मान ने पहली बार देखा था और फिलहाल उसकी माली हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन उस्मान अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा था। उसके मन में एक पल को भी लालच नहीं आया और वो उस बैग के मालिक को ढूंढने की उम्मीद में आगे बढ़ने लगा। तभी कुछ दूरी पर उस्मान को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो रास्ते पर कुछ ढूंढ रहा था और बहुत परेशान दिख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? कुछ खो गया है क्या? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मेरा एक बैग था, वो कहीं गिर गया है। उसमें बहुत सारे
जी कहीं ये तो आपका बैग नहीं है? अरे हाँ, यही तो है। शुक्र है अल्लाह का, ये मुझे वापस मिल गया। बूढ़े आदमी ने फौरन अपना बैग खोलकर देखा। उसने पाया कि बैग में सब कुछ सही सलामत है और कुछ भी गायब नहीं था। ये देखकर बूढ़े आदमी ने चैन की सांस ली और फिर, बेटा, तुम जैसे फरिश्ते आज भी मिलते हैं, ये मैंने नहीं सोचा था। इस बैग को लौटाकर तुमने साबित कर दिया कि अब भी इंसानियत बाकी है इस जहां में, जिसे तुम जैसे अल्लाह के बंदे कायम रखे हुए हैं। जी ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बस वही किया जो मेरे ईमान ने मुझसे कहा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। नहीं, तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दूं? लो, ये एक मेरी तरफ से ये रख लो। देखो, मना मत करना, अपनी नेक दिली का स्वभाव समझ कर रख लो। उस बूढ़े आदमी ने कुछ पैसे उस्मान की तरफ बड़े ही प्यार से बढ़ाए थे, जो वाकई काफी ज्यादा थे। उस्मान के काफी मना करने पर भी बूढ़े आदमी ने वो पैसे उस्मान को पकड़ा ही दिए। और सच ये था कि वाकई उन पैसों से उस्मान की बहुत मदद हो गई। शिफा के इलाज के लिए लिया हुआ सारा उधार चुक गया और उसके बाद भी कुछ पैसे बच गए। अब उस्मान जब भी शहर जाता तो रास्ते में कई बार उन बूढ़े बाबा से उसकी मुलाकात हो ही जाती थी। और फिर एक दिन, उस्मान, बेटा तुम मेरे घर आओ, तुम्हारे खानदान से मिलने का बड़ा मन है। ऐसा करो, बकरीद की दावत मेरे घर पर करो, ठीक है ना? मैं आऊंगा बाबा, पर पहले आपको मेरे घर आना होगा। ईद की नमाज हम साथ में पढ़ेंगे और फिर आपके घर भी चलेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों बाद बकरीद का त्योहार आता है और बूढ़ा आदमी तय वादे के मुताबिक नमाज से पहले उस्मान के घर पहुंच जाता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटी, माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। वैसे तुम हमें कैसे जानती हो? अब्बू ने बताया था आपके बारे में। मुझे भी तुम्हारे बारे में सब मालूम है, पर अब फिक्र मत करना मेरी बच्ची, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं बाबा, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में अब सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं है। खैर, ये सब छोड़िए, आप चलिए, अब्बू आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद उस्मान और वो बूढ़ा आदमी साथ में ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। और फिर, अब्बू हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने बकरीद की दावत दी है, बस वहीं जा रहे हैं बेटा। बूढ़ा आदमी उन तीनों को साथ लेकर चल पड़ता है। बातें करते करते अचानक वो सभी जंगल की तरफ मुड़ जाते हैं और ये देखकर ज़ैनब घबरा जाती है। ये रास्ता तो जंगल को जाता है। घबराओ मत बेटी, मैं शहर के शोर शराबे से दूर यहीं रहता हूँ, बस मेरा घर पास ही में है। कुछ देर चलने के बाद जंगल के बीचों बीच सबको एक आलीशान हवेली दिखाई देती है, जिसे देखकर उस्मान और ज़ैनब चौंक जाते हैं। बाबा, क्या वाकई ये है आपका घर? हाँ, यही है। अब अंदर भी चलोगे या यही सारी बातें करोगे भाई? सभी लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही एक बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ है, जिस पर एक से एक पकवान भी रखे हुए हैं। चलो अब बिस्मिल्लाह करो भाई। जी, आप लोग नोश फरमाइए, मैं और शिफा बाद में। नहीं बेटी, ईद की खुशी में ये आपके लिए खास दावत है, आओ सब साथ बैठकर खाएंगे। उस्मान और उसके परिवार ने पहली बार इतना बढ़िया और लजीज खाना चखा था। हालांकि बूढ़े आदमी के अलावा उस आलीशान घर में और कोई नजर नहीं आ रहा था। ये बात ज़ैनब को थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन तभी शिफा खाना छोड़कर अपनी आंखें मलने लगी। ये देखकर ज़ैनब ने उससे पूछा, क्या हुआ शिफा, आंखों में कुछ चला गया है क्या बेटा? अम्मी, क्या ये सच है? रुकिए जरा। ये कहकर शिफा अपनी आंखें जोर से बंद करती है और फिर आंखें खोल लेती है और इस बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची, कुछ तो बता। तू रो क्यों रही है? करिश्मा हुआ है अम्मी, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं आपको, अब्बू को, बाबा को, इस दस्तरखान को, इस खाने को, सबको देख सकती हूँ मैं। अम्मी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये दावत, ये जादुई है। इस दावत का खाना खाते ही मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल गई। शिफा की बातें सुनकर ज़ैनब और उस्मान भी रोने लगे और जाकर शिफा के गले लग गए। फिर उस्मान ने जैसे ही बूढ़े आदमी का रुख किया, वो एक बार फिर चौंक गया, क्योंकि बूढ़ा आदमी वहाँ पर था ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आलीशान घर और वहाँ मौजूद सारी चीजें भी जादुई तरीके से गायब होने लगी। कुछ ही पलों के बाद उस्मान, ज़ैनब और शिफा तीनों ही घने जंगल में खड़े थे। हालांकि जादुई दावत परोसने वाला वो दस्तरखान अब भी वहीं पर था। ज़ैनब ने आगे बढ़कर खाने के बर्तनों को खोला
तो पाया कि वो बर्तन अब पकवानों की जगह सोने चांदी के सिक्कों से भरे थे। बाबा, वो कहाँ गए और वो घर, ये सब क्या हुआ जी? अभी तक नहीं समझी जैनब। बाबा अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे जो हमारी सारी मुश्किलों को दूर करने आए थे। चलो अब घर चलते हैं, दावत पूरी हुई। ये कहानी है निखत और उसके बेटे अली की। निखत से उसके शौहर का साथ निकाह के 2 साल बाद ही छूट गया। उस वक्त अली को पैदा हुए बस कुछ ही महीने हुए थे। यही वजह थी कि उस मासूम के जहन में उसके अब्बू से जुड़ी कोई याद नहीं थी। उसने तो अपने अब्बू को बस तस्वीरों में ही देखा था। अम्मी, अब्बू को खाने में क्या पसंद था? वही जो तुझे पसंद है। वो भी तेरी तरह बिरयानी पसंद करते थे। अच्छा, फिर तो वो आपसे हर रोज बिरयानी बनाने को बोलते होंगे जैसे मैं बोलता हूँ। नहीं, वो मुझसे नहीं कहते थे, बल्कि वो तो खुद हर रोज बिरयानी बनाया करते थे। खुद भी खाते थे और सबको खिलाते थे। क्या मतलब, अब्बू को खाना बनाने का शौक था क्या? हाँ, बहुत ही ज्यादा। उनका यही शौक देखकर तो तेरे दादू ने उन्हें ये ठेला खरीद कर दिया था। तेरे अब्बू बड़े ही मन से घर पर बिरयानी बनाते थे और फिर इसी ठेले पर रखकर पास वाले नुक्कड़ पर बिरयानी बेचा करते थे। वो वक्त ही कुछ और था। वो चाहे जितनी बड़ी देग बना ले, कभी बिरयानी बचती नहीं थी। इतना स्वाद था उनके हाथों में। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने भी अब्बू से ही सीखा होगा बिरयानी बनाना, है ना? हाँ, मैं उनकी मदद करती थी, पर बनाते हमेशा वही थे। लेकिन अब तो मुझे ही बनानी होगी ना। अम्मी उदास मत हो। आप एक बात बताओ, जब अब्बू बिरयानी बेचा करते थे तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? ये खेती करके तो हम पेट भर कर खा भी नहीं पाते। अगर आप भी बिरयानी बनाकर बेचोगी तो मुझे हर रोज बिरयानी खाने को भी मिलेगी। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। तेरे अब्बू ने अपनी मेहनत से काम जमा लिया था। उनकी कमाई लागत से कहीं ज्यादा थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद हमारे हालात अच्छे नहीं है बेटा। तू ही बता, पूरे दिन के रोजे के बाद इफ्तारी तक का इंतजाम तो अच्छे से हो नहीं पाता, तो बेचने के लिए बिरयानी कहाँ से बनाऊं मैं? तो इसका मतलब मुझे बिरयानी खाने को नहीं मिलेगी। अम्मी, अब मन कर रहा है। अमूमन अली अपनी अम्मी से किसी चीज को लेकर जिद नहीं करता था। उस दिन भी उसने जिद नहीं की, लेकिन उसकी नम आंखों ने निखत को बता दिया था कि उसका बिरयानी खाने का कितना मन है। अली नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया और निखत के हाथ भी दुआ के लिए उठ गए। जा खुदा, ऐसा इम्तिहान ना ले, अपने बच्चे की बिरयानी खाने की ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकूं। इतना मजबूर तो ना बना। निखत अपनी मजबूरी पर रो रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप? मैं असलम हूँ। आपके पड़ोस में जो खान साहब रहते हैं, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। कुछ काम से आया था, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आपको कुछ पता है क्या? जी खान साहब, वो तो अब यहाँ नहीं रहते। पिछले महीने शहर चले गए। यहाँ का मकान भी बेचने वाले हैं शायद। आपको बताया नहीं उन्होंने? वो दरअसल मुझसे खान साहब का फोन नंबर कहीं गुम हो गया, इसलिए बात नहीं हो सकी। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। खान साहब से जरूरी काम तो था ही। सोचा था कि इफ्तार और मगरिब की नमाज भी उनके यहाँ ही पढ़ लूंगा, पर अब कैसे होगा? कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त हो जाएगा। अब यहाँ आसपास कोई ढाबा या होटल वगैरह है क्या? जी नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस राशन और गोश्त की दुकान ही है। ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या किया जाए? देखिए भाईजान, अगर आप मुझे गलत ना समझे तो मैं आपसे कुछ कहूँ? हाँ कहिए ना। ये मेरी बदनसीबी ही है कि मैं चाहकर भी आपको इफ्तार का न्योता नहीं दे पा रही हूँ। असल में मेरी माली हालत मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रही। तो अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। असलम को निखत की बात समझ आ गई थी। उसने फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर निखत की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ये लो बहन, इतने में हो जाएगा ना? जी भाईजान, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं बाहर इंतजार करता हूँ। अगर आपको कुछ मदद चाहिए हो तो बताइएगा। नहीं नहीं, मैं सब कर लूंगी, आप आराम करें। इसी के साथ असलम निखत के घर के बाहर ही एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और निखत फौरन इफ्तार की तैयारी में लग जाती है। ये तो काफी पैसे हैं, इनमें तो इफ्तार के साथ साथ बिरयानी भी बन जाएगी। या अल्लाह, आज मेरा बच्चा बिरयानी खाएगा, जरूर खाएगा। निखत फौरन जाकर पास की दुकान से राशन और गोश्त खरीद कर ले आती है, साथ ही इफ्तारी के लिए कुछ फल भी। फिर उसने बड़े ही मन से बिरयानी बनाई, ठीक वैसे जैसे अब्बास बनाया करता था। कुछ ही देर में अली घर वापस आ गया। अम्मी, आप बिरयानी बना रही हो क्या सच में? इतनी बढ़िया खुशबू। अम्मी बताओ ना, ये बिरयानी की खुशबू ही है ना?
हाँ बिरयानी ही है, तेरा इतना मन था खाने का तो बना दी मैंने। लेकिन अम्मी, ये सामान कहाँ से आया? निखत अली को सब कुछ बताती है। अली फौरन जाकर असलम से मिलता है और उसे शुक्रिया कहता है। फिर शाम के वक्त सभी एक साथ इफ्तार करते हैं। अच्छा बहन, अब चलता हूँ। इफ्तार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकिए भाईजान, मैंने बिरयानी बनाई है। आपने जो पैसे दिए थे उन्हीं से इफ्तार का इंतजाम भी हो गया और बिरयानी का भी, वो भी खाकर जाइए। नहीं नहीं बहन, अभी तो इफ्तारी की है, मैं खाना कुछ देर रुककर खाता हूँ। भाईजान थोड़ी सी चख तो लीजिए। अच्छा ठीक है, चखने भर को ले आइए फिर। निखत फौरन रसोई में जाकर असलम और अली के लिए बिरयानी लेकर आती है। असलम जैसे ही बिरयानी का एक निवाला चखता है, उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। बहन, बिरयानी बहुत ही लजीज है, अब थोड़ी और मिलेगी क्या? हाँ अम्मी, मुझे भी और चाहिए। बस अभी लेकर आई। निखत खुशी खुशी असलम और अली दोनों को पेट भर बिरयानी खिलाती है। उसे ऐसा करने में बहुत ही खुशी हो रही थी। सोचा न था कि इतनी सारी बिरयानी खा जाऊंगा मैं। बहन सच में आपके हाथों में तो गजब का स्वाद है। मैंने बड़े से बड़े होटल में बिरयानी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद आज तक नहीं चखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। असल में बिरयानी बनाने का ये खास तरीका मैंने अपने शौहर से सीखा है। उनका बिरयानी बनाने का ही काम था। उनकी बिरयानी उनके नाम बिका करती थी तब। अब्बास बिरयानी। अच्छा, मैंने खान साहब से इस नाम के बारे में बहुत सुना है। वो बहुत तारीफ किया करते थे आपके शौहर की और उनके हाथों के स्वाद की। वैसे हैं कहाँ आपके शौहर? कहीं बाहर गए हैं क्या? अब्बू बहुत दूर चले गए हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इतना कहकर अली अपनी अम्मी से लिपट कर रोने लगा। असलम को अब सारी बात समझ आ गई थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने सूटकेस से पूरे 50,000 रुपए बाहर निकाले। ये लो बहन, ये रख लो। जी ये इतने सारे पैसे नहीं भाईजान, माफ करिए, पर मैं इन्हें नहीं ले सकती। पहले आपने जो मदद की वही मुझ पर और मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा एहसान है आपका। अब मैं आपसे और कुछ नहीं ले सकती। ये तो आपको मुझे भाई बनाने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने शोहर का रुका हुआ काम फिर से शुरू कर सको। वो वही है ना अब्बास भाई का मशहूर ठेला। ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। ये पैसे रखो और इस ठेले को फिर से खुशगवार कर दो। मैं जल्द ही आऊंगा फिर से बिरयानी खाने। इतना कहकर असलम ने निखत के हाथों में वो पैसे रख दिए। निखत कुछ न बोल सकी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं में उसके जज्बात साफ झलक रहे थे। असलम वहाँ से चला गया, लेकिन निखत और अली को एक नई जिंदगी दे गया। निखत ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि असलम ने उससे कहा था। पूरे रमजान रोजा रखने के बाद निखत ने ईद वाले दिन से बिरयानी बनाकर बेचने की शुरुआत की। उसके हाथों से बनी बिरयानी की खुशबू जल्दी ही सारे गाँव को उसके पास खींच लाई। निखत, वाह बेटी, बहुत ही अच्छा किया तुमने। अब्बास के जाने के बाद तो जैसे बिरयानी में स्वाद आना ही बंद हो गया, लेकिन अब फिर से बिरयानी महकेगी और सबकी जुबान पर चढ़ेगी। लाओ जल्दी से प्लेट लगा कर दो। निखत और अली खूब मेहनत से अपना बिरयानी का ठेला चलाने लगे। गांव के लोग तो पहले दिन से ही आने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे दूसरे गांव और पास के शहरों से भी निखत को बिरयानी बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। अब निखत और अली को किसी बात की कमी नहीं थी। उनके रहन सहन से लेकर खाना पीना सब बढ़िया हो गया और अब अली स्कूल जाकर पढ़ने भी लगा। निखत का ठेला जल्दी ही नामी होटल में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बहन? अरे भाईजान आप। वालेकुम अस्सलाम। आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। निखत के होटल को देखकर असलम को बहुत खुशी हो रही थी, साथ ही फक्र भी। बहन सच में मान गया आपको। इतने कम वक्त में आपने क्या से क्या कर दिखाया, वो भी इतनी छोटी सी रकम से। नहीं भाईजान, ना वो रकम छोटी थी और ना ही आपकी मदद। आपकी दुआ और अल्लाह ताला की नेमत से हुआ है ये सब। मैंने तो बस अपना काम किया है। आइए, बिरयानी तैयार है, आप नोश फरमाइए, मैं बस अभी आई। वाह बहन, बिल्कुल वही स्वाद और बेहतरीन। अल्लाह आपको ऐसी ही बरकत दे। शुक्रिया भाईजान। अब ये लीजिए, ये आपकी अमानत मैंने संभाल कर रखी हुई थी। ये क्या बहन, ये पैसे लौटाकर मुझे पराया मत करो। नहीं भाईजान, आप कभी पराये हो ही नहीं सकते। मैं ये पैसे आपको लौटा नहीं रही हूँ, बल्कि इसलिए दे रही हूँ ताकि इनकी मदद से आप फिर किसी बहन की जिंदगी बदल सके और अल्लाह की रहमत सब पर यूं ही बरसती रहे। असलम निखत की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उन पैसों को लेकर फिर से निकल पड़ा किसी नई निखत और अली की तलाश में। सीमा मटका लस्सी का ठेला लगाती थी। सीमा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी।
वो बहुत मेहनत से बढ़िया वाली दही, चीनी, ड्राई फ्रूट और मलाई डालकर लस्सी बनाती और ग्राहकों को बेचती। बिटिया 2 गिलास लस्सी बना दे बढ़िया सी। आज मेरा दोस्त गांव से आया है, मैंने इसे कहा था कि तुम्हारी मटका लस्सी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ हाँ काका, अभी बना देती हूँ। कौन सा वाला गिलास बनाऊं? 30 वाला, 50 वाला, 70 वाला? बिटिया 50 वाले 2 बना दे। राम राम सीमा बिटिया। राम राम अम्मा जी, आज आने में बड़ी देर लगा दी। हाँ बस वो आज घर पर थोड़ा काम था। आप बैठो, मैं आपके लिए बिना बर्फ की लस्सी बना देती हूँ। जब तक तेरे हाथों की बनी मटका लस्सी ना पी लूं, मेरा दिन नहीं निकलता। अब तो आदत सी हो गई है तेरे हाथ की मटका लस्सी पीने की। हाँ अम्मा जी, मुझे भी तो आपका साथ अच्छा लगता है। ये लो आपकी बिना बर्फ की लस्सी। उस बूढ़ी औरत का नाम जानकी देवी था। वो अक्सर ही चलते चलते सीमा के ठेले पर आ जाती थी और 1 गिलास लस्सी जरूर पीती थी। जानकी देवी रोजाना ही सीमा के ठेले पर आती थी। सीमा को भी जानकी देवी का स्वभाव अच्छा लगता था। अगले कुछ दिनों तक जानकी देवी ने सीमा के ठेले पर आना बंद कर दिया। ये बात सीमा को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि 1 या 2 दिन की बात तो और थी। जानकी देवी को ठेले पर आए पूरे 15 दिन हो चुके थे। माँ, वो अम्मा जी जो लस्सी पीने रोजाना आती थी, वो पता नहीं आजकल ठेले पर नहीं आ रही है। हो सकता है बिटिया उनकी तबीयत ठीक ना हो, तभी नहीं आ रही हूँ। अब उम्र के साथ साथ कई बार तबीयत खराब हो ही जाती है। हाँ माँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा मैं काम पर जाती हूँ, तुम समय पर दवाई ले लेना। और हाँ मोनू, कल मैं तुझे पक्का स्कूल के लिए नए जूते खरीद कर दे दूंगी। आज ना मुझे बहुत काम है। कल पहले तुझे जूते लेकर दूंगी, उसके बाद काम पर जाऊंगी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। वैसे भी आज और कल मेरी स्कूल की छुट्टी है, मुझे तो परसों ही स्कूल जाना है। बाय दीदी। बाय मेरे राजा भैया। मेरी बच्ची कितनी मेहनत करती है, बस इसकी शादी हो जाए, ये अपने घर चली जाए तो मेरी भी चिंता दूर हो। हे ईश्वर, मेरी बच्ची के लिए कोई अच्छा घर परिवार मिल जाए, यही प्रार्थना है। सीमा के पिता नहीं थे, इसलिए वही घर का खर्चा चलाती थी। सीमा के परिवार में उसकी माँ और छोटा भाई थे। सीमा अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी। खूब मेहनत से मटका लस्सी का ठेला लगाती थी और जो भी कमाई होती थी उससे घर का खर्च चलता था। सीमा काम पर पहुंचती है, वो भी ठेला लगा ही रही थी कि उसके मोबाइल नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ये किसका नंबर है? एक बार उठाकर देखती हूँ। हेलो जी, कौन? सीमा बिटिया, मैं अम्मा जी बोल रही हूँ, पहचाना? मुझे बचा लो बेटी। हाँ अम्मा जी, पहचान लिया। क्या हुआ आपको? आप मुझे साफ साफ बताओ। मैं अभी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती बेटी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नंबर एक कागज पर लिखा हुआ था। याद है उस दिन मैंने तुमसे नंबर मांगा था, बड़ी मुश्किल से तुम्हें फोन मिलाया है, बस तुम मेरी मदद कर दो। अभी जानकी देवी सीमा से घबराई हुई बात कर ही रही थी कि उनका मोबाइल कोई छीन लेता है। बुढ़िया, किसको फोन मिला रही थी? हाँ, अपने बेटे को फोन मिला रही थी तू? तेरी तो अभी तुझे। ये कौन है? अम्मा जी को हाथ लगाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। तू रुक, मैं वहीं आती हूँ। फोन काट दिया। मुझे अम्मा जी को बचाना होगा, किसी भी तरह मुझे उनके घर पहुँचना होगा। सीमा पुलिस के साथ जानकी देवी के घर पहुँचती है। जानकी देवी को उनके बड़े बेटे और बहू ने एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। सीमा बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो ये दोनों तो मुझे जान से मार ही देते। पिछले 20 दिन से इन दोनों ने मुझे कमरे में बंद करा हुआ है। ये सारी जायदाद दोनों अपने नाम करना चाहते हैं ताकि मैं अपने छोटे बेटे अनमोल के नाम कुछ न कर सकूं। अनमोल लंदन में रहता है, उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो जब भी फोन करता है ये दोनों उसे बहाना कर देते हैं कि वो यहाँ ना आए, और उसके आने से पहले ये दोनों सब कुछ अपने नाम कर ले और मुझे जान से मार दे। तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए। और तुम बाबूजी अपनी सगी माँ को मारने के बारे में सोच रहे थे? अरे ईश्वर से डरो, माँ तो भगवान का रूप होती है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं बेटी, इन्हें सजा कौन सी देनी है मुझे पता है। मैं तो बस अपने बेटे अनमोल के आने का इंतजार कर रही हूँ। अम्मा जी, आपने मुझे अपने बेटे का नंबर दिया था ना, मैंने उन्हें फोन कर दिया है। अगले 1 घंटे में वो आ जाएंगे। घबराइए नहीं माता जी, हमारे यहाँ होते हुए ये दोनों आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपके बेटे अनमोल के आने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। अनमोल के आने तक पुलिस वही पहरा देती रहती है। सीमा भी जानकी देवी के साथ ही बैठी थी। अगले कुछ समय बाद अनमोल घर आ जाता है। भैया भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने माँ की क्या हालत कर दी। आप पैसों के लालच में इतना गिर गए, मुझे आपको अपने भैया भाभी कहते हुए शर्म आती है। बाबूजी, गलती तो आपकी भी है।
आपने सिर्फ फोन पर ही अपने भैया भाभी से बात की, आपने अपनी माँ से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? आज अगर अम्मा जी मुझे फोन न करती तो शायद पता नहीं ये दोनों इनके साथ क्या करते थे। और देखिए, एक माँ का दिल है जो इन्हें सजा भी नहीं दे पा रहा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। अनमोल बेटा, वकील साहब को बुलाकर ये सारी जायदाद मैं तेरे नाम करना चाहती हूँ। इन दोनों को एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों से कहिए कि ये दोनों ये घर छोड़कर चले जाए, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। माँ आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, अब इन दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अनमोल बेटा, ये सब सीमा के कारण हुआ है, ये बहुत अच्छी है। आज इसी के कारण मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच पाई। अम्मा जी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो गया। अच्छा अब ये बताओ कि आप मेरे ठेले पर लस्सी पीने कब आ रहे हो? जरूर आऊंगी बिटिया, जल्दी ही आऊंगी। जानकी देवी अपने बड़े बेटा बहू को घर से निकाल देती है। अब अनमोल अपनी माँ जानकी के साथ रहता था। सीमा अक्सर जानकी से मिलने आती रहती थी। एक दिन जानकी देवी ने बातों ही बातों में अनमोल से पूछा कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की तो नहीं है, तो अनमोल ने साफ मना कर दिया। तो जानकी देवी ने सीमा के बारे में बात की। अनमोल बेटा, सीमा भले ही गरीब घर की है पर बहुत अच्छी और भली है, देखने में भी सुंदर और सुशील है। तो क्या हुआ अगर वो मटका लस्सी बेचकर घर का गुजारा कर रही है? कम से कम बड़ी बहू की तरह गलत तो नहीं। मैं चाहती हूँ कि सीमा को अपने घर की बहू बना लूं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। तो बस ठीक है, मैं आज ही सीमा की माँ से बात करती हूँ। जानकी देवी सीमा के रिश्ते की बात जब उसकी माँ से कहती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सीमा के तो भाग्य ही खुल गए थे। उसे अनमोल जैसा लड़का और जानकी देवी जैसी सास मिल गई। अनमोल और सीमा की शादी हो जाती है। जानकी देवी के कहने पर सीमा अपनी माँ को एक मटका लस्सी की बड़ी दुकान खुलवा देती है। जानकी देवी ने तो सीमा की जिंदगी ही बदल दी। अब उसे अपनी माँ और छोटे भाई की भी कोई चिंता नहीं थी। आज एक मटका लस्सी बेचने वाली गरीब लड़की एक बड़े घर की बहू बन गई थी और ये सब उसके अच्छे कर्मों का ही फल था। पाव भाजी आ गए रे भाई, बम्बई के मशहूर पाव भाजी अपने गांव आ गए भाई। आ जाओ भैया। ए भैया बताओ, हाँ भाई साहब बताओ कितनी प्लेट लगा दूं? ए भाई अकेला आया हूँ तो एक ही प्लेट लगाओगे ना यार। और सुनो जरा एक बात तो बताओ, तुम्हारा ठेला तो यहाँ कई सालों से देख रहा हूँ मैं, फिर तुम्हारी पाव भाजी बम्बई कब होकर आ गई भाई? अरे भैया पाव भाजी नहीं बल्कि मैं होकर आया हूँ बम्बई। वहाँ पूरे 6 महीने एक होटल में काम सीखा, और काम क्या सच बोलूं तो बुरा दिल लगाकर ये पाव भाजी बनाना ही सीखा मैंने। आपने मेरे बाबा को देखा होगा यहाँ पर ठेला लगाते, मैंने तो बस अभी अभी काम संभाला है। हाँ जानता हूँ तुम्हारे बाबा को, भोला यही नाम है ना उनका। कई बार खा के गया हूँ उनके हाथ की बनी पाव भाजी, और मुझे तो उन्हीं के हाथों वाला स्वाद चाहिए भाई। ये बम्बई का मुझे कुछ नहीं पता। आप बिल्कुल भी चिंता न करो भैया, ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा आपको कि हर रोज आओगे मेरे ठेले पर। ये लो खा के देखो, और जो मेरी बात गलत हो तो कहना। इतना कहकर शंकर ने उस ग्राहक की तरफ गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट बढ़ा दी और फिर, हाँ भैया अब बोलो मजा आया कि नहीं? अच्छी थी, पर ईमानदारी से बताओ तो तुम्हें बम्बई जाने के बजाय अपने बाबा से ही पाव भाजी बनाना सीखना चाहिए था। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वापस से वही स्वाद ले आओ तो बम्बई से लोग यहाँ आएंगे तुम्हारी पाव भाजी खाने। अरे बड़ा मजाकिया हो भैया तुम तो है। उस ग्राहक की बात पर शंकर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सच तो ये था कि शंकर कभी अपने गांव से बाहर गया ही नहीं और पाव भाजी बनाना उसने थोड़ा बहुत अपने बाबा भोला से ही सीखा था। और अब भोला के बीमार पड़ने की वजह से उसे ही सारा काम संभालना था, जिसके लिए उसे मेहनत से ज्यादा तरकीबें लड़ाने में भरोसा था। क्या रे शंकर, आज भी सारी भाजी बचा लाया? क्या चक्कर है, तू ठेला लगाता भी है या नहीं? बाबा कसम से पूरा दिन खड़ा रहा धूप में, पर मुश्किल से 2-4 लोग ही खाकर गए। ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला और फटेबाज जैसा हो गया। तो जरूरत क्या थी इतना हल्ला मचाने की? है मैंने तुझे कितनी बार समझाया, पाव भाजी के स्वाद पर काम कर, मसालों को धीमी आंच पर भून और सब्जियों को भी खूब अच्छे से पका है, और पाव भी रोज के रोज एकदम ताजे बनाया कर, तब जाकर लोग पसंद करेंगे तेरी पाव भाजी। ओफो बाबा, जीवन भर ऐसे ही मेहनत करते रहे आप हैं, और क्या हासिल कर लिया आपने? हम हमेशा गरीब रहे और अब पहले से भी ज्यादा गरीब हैं। तो आप मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो,
मुझे पता है कि पाव भाजी कैसे बनानी है और फिर कैसे बेचनी है। हाँ, कुछ नहीं जानता है तू, है? मैं देख नहीं रहा हूँ क्या? ये भाजी तूने परसों बनाई थी और आज भी पूरा का पूरा बर्तन भरा हुआ है। देख बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना है बाबा, मैंने सोच लिया है। मैं जा रहा हूँ शहर, अब वहीं जाके अपनी पाव भाजी बेचूंगा। भले ही कम लोग खाकर जाएं, पर वहाँ शहर में कम से कम पाव भाजी का दाम तो बढ़िया मिलेगा। भोला ने शंकर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तय कर चुका था। उसने भोला को अपने एक रिश्तेदार के भरोसे छोड़ दिया और खुद शहर जाकर अपना पाव भाजी का ठेला लगाने लगा। शुरुआत में शंकर का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। पाव भाजी का दाम बढ़ाने के बावजूद शहर में शंकर की अच्छी कमाई होने लगी और इससे शंकर बहुत खुश था। फिर एक दिन, सुनिए, क्या रेट है आपकी पाव भाजी का? जी, ये आपके लिए फ्री है। हैं? ऐसे कैसे? सबको फ्री में बांटते हो क्या? नहीं नहीं, सबके लिए फ्री नहीं है, बस आपके लिए ही फ्री है। अच्छा, और मुझ पर इतनी मेहरबानी किस लिए? मेहरबानी जैसी तो कोई बात नहीं है मैडम जी। वो क्या है कि मैं हर रोज आपको यहाँ आते हुए देखता हूँ और ये भी देखता हूँ कि आप कैसे उन सड़क किनारे बैठे गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाती हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके इस अच्छे काम का भागीदार बन जाऊँ। पर आज मैं उन बच्चों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए पाव भाजी लेना चाहती हूँ। बहुत भूख लगी है, तो अब तो बताओ क्या रेट है पाव भाजी का? कोई बात नहीं मैडम जी, आपको पाव भाजी खिलाकर मुझे सच में बहुत खुशी होगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस खाइए और बताइए कि पाव भाजी बनी कैसी है। उस लड़की का नाम राम्या था, जो देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और व्यवहार कुशल भी थी। सच तो ये था कि पहली ही नजर में शंकर को राम्या बहुत पसंद आ गई थी। वो उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका था। हालांकि वो खुद कभी राम्या से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उस दिन जब राम्या खुद उसके ठेले पर आई तो शंकर ये मौका जाने कैसे देता। उसने राम्या के लिए पाव भाजी की प्लेट बिल्कुल अलग से तैयार की। स्वाद से लेकर पाव भाजी के रंग रूप तक उसने बहुत ध्यान दिया, साथ ही मक्खन डालने में भी बिल्कुल कंजूसी नहीं की। नतीजा, राम्या को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद आई। मजा आ गया, पाव भाजी बहुत ही बढ़िया है सच में। बट देखो, तुम्हें इसके पैसे तो लेने ही होंगे, प्लीज ये पैसे रख लो। नहीं नहीं मैडम जी, पैसे तो मैं आपसे नहीं लूंगा। हाँ, पर एक मदद जरूर चाहिए थी आपसे। हाँ तो बताओ ना। मैडम जी, मैं अपने गांव से अभी अभी शहर आया हूँ काम जमाने, तो आप अगर अपने जानने वालों को मेरी पाव भाजी के बारे में बताएं तो बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ और इसके अलावा एक संस्था के लिए भी काम करती हूँ, जो हर रोज कई सारे गरीब और अनाथ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है। मैं वहाँ तुम्हारी बात करवा सकती हूँ, तुम्हारी भी अच्छी कमाई हो जाएगी और इस बहाने बच्चे भी तुम्हारी पाव भाजी खाकर खूब खुश हो जाएंगे। शंकर को और क्या चाहिए था? अच्छी कमाई के साथ साथ उसे राम्या का साथ भी मिल रहा था। राम्या बहुत ही मिलनसार और दरियादिल थी। वो बिना किसी स्वार्थ के शंकर की मदद कर रही थी, इस बात से अनजान कि शंकर के मन में उसके लिए क्या चल रहा था। क्या बात है, मैंने शहर आकर सच में बहुत ही अच्छा किया। राम्या मैडम की मदद से कितने सारे ऑर्डर मिल गए पाव भाजी के। अब तो सारा दिन धूप में ठेला लेकर खड़े रहने की भी जरूरत नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मेरे दिन बदल जाएंगे और फिर मैं मैडम जी से अपने दिल की बात कहूंगा। अब वैसे उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती हैं। हो सकता है मेरे बोलने से पहले वो ही अपने दिल की बात कह दे। शंकर इसी गलतफहमी के साथ राम्या से मिलता रहा और खूब पैसे भी कमाता रहा। वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था ताकि राम्या से शादी की बात कर सके, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। राम्या खुद अच्छा कमाती थी, इसके अलावा उसका परिवार भी काफी अमीर था। बातों ही बातों में शंकर ये सब जान चुका था, इसीलिए अब वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर। राम्या सुनो, वो पाव भाजी वाला वेंडर, क्या नाम था उसका? हाँ, शंकर, उसे आगे से ऑर्डर मत देना। लेकिन क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर बजट का इशू है तो मैं कुछ। नहीं, प्रॉब्लम उसकी पाव भाजी में है, जिसे खाकर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रही है। कई बच्चों की तो क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन सर, ये सब किसी और वजह से भी तो हो सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि शंकर की पाव भाजी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मैं खुद लगभग हर रोज उसकी पाव भाजी खाती हूँ। मैंने खुद उसके पास से आई पाव भाजी का सैंपल टेस्ट किया है राम्या, और ये बिल्कुल सच है कि उसकी पाव भाजी खाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। राम्या को ये सब जानकर झटका लगा। उसके लिए इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल था, क्योंकि शंकर राम्या के लिए हमेशा अलग से पाव भाजी बनाता था
जिसमें वो हमेशा ताजी सब्जियां, ताजे पाव और सब कुछ बड़ी सफाई से डालता था। लेकिन उसके अलावा शंकर ने बाकी की पाव भाजी की क्वालिटी हद से ज्यादा गिरा दी थी। वो बाजार उठने के बाद वहां फेंकी गई बेकार और सड़ी गली सब्जियां उठाकर ले आता और उन्हीं से भाजी बनाकर तैयार कर देता। इसके अलावा मसालों और पाव के मामले में भी हालत ऐसी ही थी और ये सब करके वो पाव भाजी की लागत को कम कर रहा था, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। शंकर को लगा कि सड़क किनारे रहने वाले गरीब बच्चे कभी उसकी पाव भाजी को लेकर किसी से भी शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन अब सच राम्या के सामने था, जिसे जांचने के लिए राम्या ने खुद शंकर के पास से गरीब बच्चों के लिए आई हुई पाव भाजी खाकर देखी। और फिर साहब, वो अपनी राम्या मैडम कहाँ है? कई दिन हो गए वो दिखी नहीं। और पाव भाजी का ऑर्डर भी नहीं आया आपकी तरफ से। पाव भाजी का ऑर्डर? बेटा तेरे पास तो पुलिस आएगी, कंप्लेन कर दी है मैंने तेरे खिलाफ। तेरी वो बकवास पाव भाजी खाकर पहले बच्चे बीमार पड़े और फिर राम्या बेचारी पिछले 4 दिनों से हॉस्पिटल में है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आप मुझे शौक से जेल भेज देना, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार मैडम जी से मिलवा दीजिए। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं एक बार उनसे माफी मांगना चाहता हूँ और ये तसल्ली भी करना चाहता हूँ कि वो ठीक है। शंकर की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर एनजीओ मैनेजर का दिल पसीज गया और वो उसे राम्या से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन राम्या ने शंकर से मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब वो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और यही शंकर के लिए उसके लालच की सबसे बड़ी सजा थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।